मेरा नाम है आरती और जैसे हमने एनसीईआरटी की सीरीज जो है शुरू की हुई है तो उसमें उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। यानी कि जो हमें रेशे हमें भेड़ बकरी से या काक याक से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वस्त्रों तक किस किस प्रक्रिया से होकर गुजारते हैं उन्हीं के बारे में हम एनसीईआरटी के माध्यम से बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रेशे हैं या फाइबर हैं यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले जो कुछ फाइबर हैं हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो ऊन और रेशम के रेशे हैं यानी कि जो पौधों से प्राप्त होते हैं रेशे उनके बारे में तो हमने फाइबर के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो ऊन और रेशम के रेशे हैं वो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या है जांतव कहते हैं। यानी कि जांतव से जंतु ऐसी चीज़ आप याद रख लीजिए। फाइबर जो है रेशे ऊन के रेशे फाइबर या अथवा याक से बालों से प्राप्त किए जाते हैं और रेशे बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के जो फाइबर हैं वो रेशम के कीट के कोकून यानी कि कोश से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? रेशम कीट और कोकून से। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के किस जो शरीर का हिस्सा होता है किससे फाइबर मिलता है हमें? तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं, वो स्वेटर कैसे बनाते हैं जो आप बाजार में खरीदते हैं, वो किस किस प्रक्रिया से होकर हमारे स्वेटर बनाने तक बाजार में आने तक की प्रक्रिया क्या क्या दोहराते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। जांतव रेशे ऊन और रेशम, ठीक है ना। ऊन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसके बारे में। भेड़ बकरी और याक कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किस किस से प्राप्त की जाती है? ऊन भेड़ बकरी याक से। जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु हैं उनके जो है वो शरीर बालों से ढका रहता है और इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। बालों के बीच अधिक मात्रा वायु में आसानी से भर जाती है ना। अधिक मात्रा में जो है वायु आसानी से भर जाती है यानी कि फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और वायु ऊष्मा की जो है वो कुचालक होती है। वायु किसकी कुचालक होती है? यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन गया कि वायु किसकी कुचालक है, तो वो ऊष्मा की कुचालक है। इसीलिए हमारे जो बाल हैं वो जंतुओं को गर्म रखते हैं और अतः इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको कोई अंतर लगता है कि कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं? कौन से बाल रूखे और मोटे प्रतीत होते हैं? हमारी ही तरह के भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की त्वचा पर कितने प्रकार के रेशे होते हैं? वो दो प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अनुपस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो तंतु रूपी मुलायम बाल जो होते हैं वो कार्तिक ऊन बनाने के काम करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूप मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप जो है ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर बाल जो है वो मुलायम होते हैं। जिनके शरीर पर मुलायम बाल हों उन्हें तंतु रूपी बालों विशेष गुण युक्त या उत्पन्न करने वाले जनकों की चयन की प्रक्रिया को इसे वर्णात्मक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं आप बुक में, ये जो है घनों वाली जो जिसमें घने बाल होते हैं वो भेड़ है। अब ऊन प्रदान करने वाले जो जो जंतु हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे देश में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। जैसे भेड़ों की जो ऊन है वो ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। हमारे किसी और जंतु से भी जो है वो ऊन प्राप्त की जाती है। सामान्य रूप से जो है वो सामान्य रूप से बाजार में जो है भेड़ की ऊन ही उपलब्ध होती है। यानी कि याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है। ये सबसे महंगी होती है जिससे जो है पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। ये है याक, ठीक है। अब बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि अंगोरा ऊन है वो किस नस्ल से प्राप्त की जाती है, तो अंगोरा नस्ल से प्राप्त की जाती है।
जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी जो बकरी होती है, कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं, उनसे सोल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पश्मीना शोले। किसकी? कश्मीरी जो बकरी होती है उसी उसी की त्वचा से मुलायम बाल निकालकर पश्मीना शोल बनाई जाती है। देखने में और छूने में तो बहुत हल्की होती है, लेकिन उससे मतलब बहुत ज़्यादा जो ठंडी होती है उसमें भी पसीने छूटने लगते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला लामा या अल्पेका, देखो ये क्वेश्चन आता है कि लामा और अल्पेका कहाँ ऊन प्राप्त की जाती है, तो वो कहाँ पाया जाता है? वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्वेश्चन जो जैसे जैसे बनते हैं, जो मैंने पेपर में एग्जाम में एनालाइज किया है, उसी के प्रकार मैं आपको क्वेश्चनों को नोट आउट कराती जाऊंगी। तो ये है लामा और ये है अल्पेका। उन जंतुओं को एकत्र कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में बनाकर या भरिए। अपनी क्षेत्र की जो भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट या जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता करिए कि वहाँ भेड़ों को किस नाम से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपको एक एक्टिविटी दी है कि भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए और मानचित्र पर उन चिन्हों को प्रस्तुत कीजिए जो जहाँ जहाँ भी जंतु पाए जाते हैं। जैसे हमने भारत का एक मैप लिया, तो भारत के मैप में आप जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीरी बकरी होती है, उससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, उसको आप दर्शाइए। अब बात करते हैं कि रेशों से जो ऊन है वो कैसे बनती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। इस प्रक्रम के बारे में जो है हम ज़्यादा जानकारी आगे की लाइनों में प्राप्त करेंगे। भेड़ भेड़ पालन और प्रजनन, इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। यदि आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ठंडी एरिया हैं, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में अगर आप यात्रा करते हैं, तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए जाते हुए देख सकते हैं। और जो भेड़ है वो शाकाहारी होती है, वह घास और पत्तियां खाकर अपना भोजन ग्रहण करती हैं। जो भेड़ है वो पालने वाला, जो उसका मतलब मालिक होता है, जो पालता है, उन्हें जो है हरे चारे के अतिरिक्त दालें मक्का, ज्वार, खली यानी कि खल जिसे बोलते हैं, बीज में से तेल निकाल कर बनाई जाती है, जो लेने के बाद जो है बचा हुआ पदार्थ खल बोलते हैं उसे आम भाषा में, खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा दिया जाता है, घरों के अंदर रखा जाता है। और जो है ये नहीं कि मतलब उनके ऊपर बाल हैं जो वो गर्म हैं और उन्हें जो है हम ऐसे रख देंगे, तो उन्हें घरों के अंदर रखा जाता है सर्दियों में। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक तो नस्ल का नाम, ये नस्ल का नाम हो गया, और ये क्या है? अच्छी गुणवत्ता की ऊन। उनकी गुणवत्ता रामपुर बिसायर यानी कि ये भूरी ऊन प्राप्त होती है। नाली से क्या है? गलीचे की ऊन प्राप्त होती है। मारवाड़ी है, इससे क्या प्राप्त होता है? मोटी ओक्सियान, गोजरी ऊन प्राप्त करते हैं। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, और अलग अलग जगह पर उनके हिसाब से अलग अलग भेड़ों को पाला जाता है और उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है क्षेत्रीय भाषा में, जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। और प्राप्त होने वाली गुण की गुणवत्ता जो है, जो प्राप्त होने वाली गुण की गुणवत्ता है, गुणवत्ता और गठन को भी उन्हें दिखाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी, जो शरीर पर है वो बहुत घनी परत होती है, जिसकी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता जो है हमें मिल जाती है ऊन। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जो वर्णात्मक प्रजनन है उसके द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। किसको? भेड़ों को। जिनमें से एक अच्छी जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है।
यानी कि जो वर्णात्मक प्रजनन होता है उससे अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि होती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि रेशों का ऊन में संशोधित कैसे होता है, यानी कि हम संशोधन कैसे करते हैं। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक लंबी प्रक्रिया प्राप्त उत्पाद होती है। यानी कि इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनको फॉलो करके कैसे बनाते हैं। पहले तो जो है उनके शरीर पर बालों को उतार लिया जाता है। फिर जो है ऊन की कटाई, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। जैसे भेड़ के बाल उतारने के लिए किसी नाई का प्रयोग या मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऊन की कटाई और नाई मशीन का उपयोग किया जाता है। नाई द्वारा बाल काटने का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बूझों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि वह आश्चर्यचकित होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो उसको दर्द नहीं होता, जैसे हमारे बाल काटते हैं तो उनको दर्द होता है। तो ऐसा क्यों है, उनको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके लिए जो भी नाई प्रयुक्त होता है उसे सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, जो ताकि भेड़ों को ठंड ना पहुंचे, ताकि बालों के जो सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। वही मैंने आपको आम भाषा में समझा दिया। यानी कि अगर बाल न रहे तो वो जीवित रह सके और रेशे प्रदान करते रहे। यहाँ आपको जो है वो ये सारी की सारी स्टेप्स दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे बालों को उतारा जाता है और फिर उनको संशोधित करके उनका धागा बनाया जाता है। जैसे रुई हो, रुई से हम धागा बनाते हैं ना, कॉटन। फिर ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कहीं विशेष कष्ट नहीं होता, कोई भी उनको, और आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मर्द कोशिकाओं से बनाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की त्वचा पर कौन सी परत मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत जो है मृत कोशिकाओं से बनी होती है। भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं और जैसे ही आपके बाल उग जाते हैं। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या गया, त्वचा सहित हम उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धो लिया जाता है। यानी कि उसमें धूल, मिट्टी, हर तरह की कीटाणु बैक्टीरिया से अलग कर लिया जाता है। ये यहाँ पे इनको धोला गया है, टंकियों में विमार्जन इसको कर दिया गया है और फिर पिटा जाता है। देखो, पहली प्रक्रिया उसको बाल उतारा उसका, फिर क्या करा, उसको मशीनों द्वारा अभिमार्जन करा और फिर उसके बाद में उसको धोया, अभिमार्जन करा टंकियों में और फिर उसका धागा बनाया गया। ये स्टेप दिए गए हैं, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई और बर की छटाई। ठीक है ना। अब व्यावसायिक संकट, यानी कि अब ऊन जो है वो उनके बाल उतार के ऊन तो बना ली, अब उसको व्यापारिक यानी कि उसका बिजनेस जो वैल्यू है उसको भी तो समझना पड़ेगा। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिनकी उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन छटाई करने वाले का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु संक्रमित हो जाता है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है वो किससे होता है, यानी कि कटाई, छटाई या धोने से कई बार ये हो जाता है, जो एक घातक रक्त रोग का कारक होता है। किसका, यानी कि ये ब्लड डिजीज होती है उसमें से एक ही है। इसे सोर्स रोग कहा जाता है। तो देखो कितने क्वेश्चन इसमें से बन गए, जो आपको एक तालिका दी गई। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। चिकनाई, धूल और ग्रत निकल जाए यह प्रक्रिया अभिमार्जन, यानी कि जो हम धूल करके जो वहाँ से हमने उसको बाल निकाल के उसको हमने कहीं में अभिमार्जन किया था और उसको धूल, गर्त या साफ कर लिया जाता है धुल के, उसे अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिमार्जन। अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, हाथ से नहीं किया जाता। स्टेप थर्ड में बताया गया कि अभिमार्जन के बाद फिर यह छटाई की जाती है। छटाई की जाती है और जो रोमिल रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है और फिर कठिन वाले बालों को पृथक कर लिया जाता है। चरण 4 क्या गया कि बालों को अब अगले चरण में बालों को सुखाया जाएगा, परंतु इससे बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। यानी कि जो सॉफ्ट होते हैं और जो फूले हुए होते हैं उनको छांट लिया जाता है, यानी कि उनकी छटनी कर ली जाती है, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे रुएं बोलते हैं ना कि इसमें रुआं उठ गया, जो छोटी छोटी गीठा के रूप में बन जाते हैं।
इसके पश्चात रेशों का पुनः सफाई करते हैं, धुलते हैं, अभिमार्जन करते हैं और उनके सुखा लिया जाता है और फिर उत्पाद को ही धागों के रूप में काते जाने का प्रयोग किया जाता है। चरण 5 में बताया गया है कि आपको रंगों की रंगाई की जाती है। अब क्या करा, अब उनके अलग अलग रंगों में उनका परिवर्तन कर लिया। भूरी, सफ़ेद, काली, जिस भी प्रकार से आपको स्वेटर को जो है वो एक अट्रैक्टिव रूप देना है। अंतिम चरण में क्या गया है, चरण 6 में, कि इसको रीलिंग कहा जाता है, यानी कि रीलों पर लपेटने को ही रीलिंग कहा जाता है और सीधा करके लपेट कर धागा बना जाता है और फिर उसे लंबे रेशों में काट कर स्वेटरों के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब बुझो ये चाहता है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतारना गर्म क्यों क्यों नहीं रख पाते। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि हम जो सूती वस्त्र पहनते हैं वो गर्मियों सर्दियों में क्यों नहीं पहन सकते, और जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, तो वो गर्मियों में क्यों नहीं पहनते। बिल्कुल ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठता है, आपके दिमाग में भी बनना चाहिए ये क्वेश्चन। अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए और लिखिए। रेशम जो है सिल्क को कभी कभी जातव रेशे होते हैं, रेशम सिल्क के रेशे भी जातव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम के कीट रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। अब जैसे कहते हैं कि रेशम कीट जो विधि होती है या खेती की जाती है उसको क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पुट ऑफ हो गया। अपनी माता जी, दादी जी, माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम की साड़ियों के बारे में जानकारी लीजिए। और इससे पहले हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो है रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में डिस्कशन करेगी कि वो कहाँ से आता है, उसका कितना जीवन होता है और उसके क्या 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 हमारे जीवन में क्या महत्व है। मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है जिससे जो है लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा। और जो कैटरपिलर, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में, जो कैटरपिलर झल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यानी कि जो रेशम कीट से लार्वा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, झिल्ली, इल्ली रेशम कीट या कैटरपिलर कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अगली अवस्था में प्यूपा यानी कि कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यानी कि एक जाल होता है, ऐसा बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता प्रदान करता है। फिर यह अंग्रेजी 8 संख्या के रूप में जो है एक सिरे से दूसरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय जो है कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। कैटरपिलर जो है वो पतले तार के रूप में एक प्रोटीन से बना एक तार जो है वो पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर यानी कि सूखकर रेशम बन जाता है। के रेशों से ढक लेता है और जो है वो प्यूपा बन जाता है। क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। यह आवरण ही कोकून कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कोकून क्या कहलाता है, यानी कि जो कैटरपिलर अपने को रेशम के रेशों से पूरी तरह ढक लेता है और एक प्यूपा पतला सा पेस्ट निकालता है, उसको ही कोकून कहते हैं। और कोकून कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। कीट को इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, यानी कि जो कीट का इसका आगे का विकास है वो कीट के भीतर ही होता है। रेशम के कीटों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनने के लिए तैयार किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का जो सूत्र होता है, स्टील के तार जितना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है रेशम का जो कीट होता है। जैसे आपने मांझा देखा होगा, ये जो है ये नर है और ये मादा है, वयस्क रेशम कीट हैं। फिर इसने क्या क्या, शहतूत की पत्ती पर अंडे दिए, ये दे दिए शहतूत की पत्ती पर अंडे, और फिर जो है ये रेशम कीट ये उत्पन्न हुआ और फिर इससे कोकून बना, यानी कि जो उसने लावा छोड़ा वो छोड़ता गया, उससे क्या बना, कोकून बना प्यूपा से, और फिर उस कोकून से जो है विकासशील कीट बन गया। ये रेशम कीट का जीवन चक्र होता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा इसका जीवन चक्र है।
रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट अनेक अनेक जो है किस्म के होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग भी दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का जो धागा है वो गठन अर्थात चिकनाहट चिकनाहट चमक रुक्षता आदि में होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम जो है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के कीटों से काते हुए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य जो कीट है वो शहतूत रेशम कीट होता है। क्या होता है? शहतूत रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। क्या होता है? चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। यानी कि जो रेशम पालन होता है, रेशम कीटों का संवर्धन होता है, रख रखाव होता है, पालन होता है, वो वैसे व्यवसायिक यानी कि बिजली तौर पर बहुत अधिक था, भारत का बहुत प्राचीन था और इस स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता था। अब जो एक्टिविटी दी गई है कि विभिन्न रेशमी वस्त्रों के टुकड़ों को एकत्रित कीजिए और उनके स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। और दर्जी की दुकान में व्यर्थ की कतरनों को ढेर सारे मिल सकते हैं। अपनी माताजी चाचा जी से शिक्षिका की सहायता से रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, ऐसी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। जब आप जो है कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो कपड़ा व्यापारी होते हैं तो वो आपको कई कई प्रकार के रेशम के बारे में बताएगा कि ये टसर रेशम है, शहतूत। उस वक्त आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन अब जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये नॉलेज आपको होनी बहुत आवश्यक है। एक और क्रियाकलाप दिया गया है इसमें कि किसी कृत्रिम यानी कि संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम एक एक धागा लीजिए, इन धागों को सावधानी से जलाइए, है ना। अब इनको आपको डिफरेंस भी जानना है, तो आपको उनके जलते समय उत्पन्न में कोई अंतर महसूस होगा। आप सावधानी से आपको उनको अलग अलग जलाना है। किस किस को? एक रेशम और एक कृत्रिम रेशम और एक शुद्ध रेशम लेनी है, और अलग अलग डिफरेंस आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। एक धागे को जलाइए, इसके जलने की जो गंध है कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होगी। जो आप अलग से धागा जलाते हैं उसका जो कृत्रिम है यानी कि जो मानव द्वारा तैयार किया गया है उसके जलने जैसी उसकी गंध होगी। अथवा शुद्ध रेशम जैसी है या नहीं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं या आपको क्या महसूस हुआ? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है? कोकून अवस्था लास्ट से पहले उसमें आती है, जिससे जो है वो एक कीट का रूप ले लेता है। मैं आपको पीछे करके भी दिखा देती हूँ, रिमाइंड करके दिखाती हूँ। ये कोकून है, ये सबसे लास्ट की अवस्था है जिससे विकासशील जो है वो कीट बन गया, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप सारे के सारे क्रियाकलाप हैं ये। और इसके बारे में आपको फोटो की प्रतिलिपि लीजिए और रेशम कीट की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पर पेपर, ये सारी एक्टिविटी दी गई है, आपको अलग अलग करके दिखानी है। इन एक्टिविटियों से आपकी जो नॉलेज है वो स्थायी होती है। बच्चों को कोकून से रेशम तक यानी कि कोकून हमें मिल गया, अब रेशम। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनको कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर तैयार किए जाते हैं। पहले उनको पालो और फिर उनको कोकून से उनकी रेशम प्राप्त करो। रेशम कीट पालन, कोई भी मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर यानी कि बिटोर कर रखा जाता है, उनको पाला जाता है। और फिर ये जो किसान है अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों होते हैं और अंडों को उपयुक्त ताप अथवा गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लावा निकल आए, यानी कि उन्हें गर्म स्थान पर रखा जाता है यानी कि लावा निकल आए। और फिर लावा शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। जो लार्वा कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, माप यानी कि साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। लार्वा के शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। बांस की जो है वो स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद में यह शहतूत की पत्ती, ये बहुत सारे अंडे यानी कि कोकून, इस शहतूत का वृक्ष है।
अब रेशम की खोज कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं आपको। होता है वो एक अज्ञात है। इनकी एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग हुआंग टिंग ने साम्राज्य सी लुंग सी लुंगची अपने बगीचे में एक शहतूत की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण का पता लगाया। उसने पाया कि जो सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे, उनको यह भी देखा कि वे अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। और संयोगवश एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो जाता है। ये प्रक्रिया ही रेशम का जो है वो उत्पादन करने की या जो खोज करता है वो कहलाई। यहाँ से रेशम कोकून की खोज हुई। कैटरपिलर जो है वो कीट कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाए, यानी कि आपस में जुड़ जाए। जैसे हम जो मनी प्लांट है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बेल के रूप में तो हम एक रस्सी बांध देते ताकि वो उसके लिपट लिपट के बढ़ती रहे। कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी डेयरी का प्रयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में लिए एक कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम रीलिंग कहलाती है। यानी कि जो धागों की तरह लपेटा जाता है रीलिंग पर, उसको रीलिंग कहा जाता है, जो मशीनों से की जाती है। और कोकून जो है कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है और रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों रेशम द्वारा इन्हीं के धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। पहली जाने जाती है कि कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई बुनाई एक ही प्रकार की जाती है या अलग अलग की जाती है। यानी कि जो हम कॉटन उगाते हैं, कपास उगाते हैं, उनसे धागे की प्रक्रिया से हम कपड़े बनाते हैं, या जो रेशम के बनाते हैं उनकी भी कताई एक साथ ही होती है या अलग अलग प्रकार से होती है। अब देखो एक बार फटाफट रिवाइंड कर देते हैं जो हमने चैप्टर में आज सीखा है। कोकून कोकून क्या है? जो हम रेशम के जो कीट हैं शहतूत के पेट पर लगते हैं उनके जो क्या उन्हें रील पे लिपटने की प्रक्रिया रीलिंग करें। अभिमार्जन यानी कि धोना साफ करना। रेशम कीट पालन यानी कि जो हम रेशम के कीट होते हैं उनको पालने की प्रक्रिया रेशम कीट पालन कहलाती है। ऊन कटाई यानी कि ऊन जो होती है ऊन के रूप में प्रक्रिया को यानी कि हम अलग अलग काटते हैं, अलग अलग करते हैं। रेशम कीट ये बता दिया। कैटरपिलर मैंने बताया था कि जो रेशम के कीट होते हैं यानी कि रेशम के कीट होते हैं और कैटरपिलर के लार्वा के रूप में जो कैटरपिलर निकलते हैं। और संसाधन यानी कि जो सोर्सेज हम उनको बनाने के लिए हम सोर्सेज उपयोग लाते हैं, जैसे मशीन हो गया और टब हो गया, रीलिंग हो गया, रील बनाने की प्रक्रिया, उनको हम संसाधन यानी कि सोर्स कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही और कल फिर हम नई सीरीज यानी कि नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी नई नई वीडियो नए नए एनसीईआरटी के चैप्टर से जुड़ने के लिए, अपने ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमारी ये जो सीरीज है, हमने जो ये एनसीईआरटी को सरल भाषा में समझाने का प्रयास हमारा सफल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।